लिए अक्सर डर है, मनों में भ्रांतियां हैं, समाज में ऐसी ऐसी बातें फैली हैं जिसे सुनकर यदि आपके परिवार में किसी को कैंसर होता है तो आप किसी को बताना तक उचित नहीं समझते। लेकिन क्या है कैंसर के पीछे की कहानी? आज हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज एनआरआई लोग यहां पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे उनका जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 86 में जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इस फील्ड में आरंभ की और आज 2004 से वो एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल अपोलो के साथ जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने जीआई सर्जिकल डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट तो है ही, और एक क्लब उन्होंने कोलोरेक्टल क्लब जो है उसका भी मैं कहूंगी निर्माण किया है। और साथ ही साथ ये क्लब आज तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के साथ साथ एनआरआईज को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। तो क्या कैंसर का इलाज संभव है? कैंसर बेसिकली क्या है? क्या कोई रोबोटिक सर्जरी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट दे सकती है? आप इन बातों पर यदि जानना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हम स्वागत करना चाहेंगे बहुत ही रिनाउंड, बहुत आम्बल डॉक्टर दीपक गोविल जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे। बहुत इन्होंने, इनके पेशेंट्स काफ़ी थे पर इन्होंने हमें टाइम दिया है और इसके लिए वेरी मच हम बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें सुनकर आम जो दुनिया है वो बहुत डर जाती है, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। तो कोलोरेक्टल एक ऐसा वर्ड आता है, सर्जरी आती है, ये क्या होती है? कोलोरेक्टल एक्चुअली कोलॉन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, जो बड़ी आंत कहते हैं हिंदी में। तो कोलॉन और रेक्टम जो है वो उसका आखिरी पार्ट को कहते हैं। तो उनकी कोलॉन की या रेक्टल की सर्जरी जो होती है उसको कोलोरेक्टल सर्जरी कहा जाता है। और इसको कोलोरेक्टल सर्जरी इसलिए और ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज इस जगह के कैंसर्स काफ़ी पॉपुलर हैं। काफ़ी पॉपुलर तो मैं नहीं, काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट वेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल थोड़ी वेस्टर्नाइज हो रही हैं, तो उसकी वजह से इसके जो इंसिडेंस है दैट इज़ इंक्रीजिंग। दैट इज़ व्हाई दीज प्रोसीजर्स आर इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट। डॉक्टर साहब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ट्रॉपिकल रीजन जो है वो अलग अलग तरह के कैंसर्स के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? इसका ट्रॉपिकल रीजन से तो इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा ताल्लुक है, बट मेनली जो बाकी चीज़ें हैं, डाइटरी पैटर्न्स, लाइफस्टाइल्स, इनसे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो इंडिया में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट होती है वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि ये कैंसर्स थोड़े से कम हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न। बिकॉज बट अब वही है कि जंक फूड्स और ये सब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ये कैंसर्स हम काफ़ी इंक्रीजिंग मात्रा में देख रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जंक फूड्स, जो डाइटरी पैटर्न्स है, जो लाइफस्टाइल है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान में अब जो है सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो कैंसर नजर आ रहा है। 2.5 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। 11% ग्रोथ इसमें हर साल देखी जा रही है। डॉक्टर साहब लगातार आंकड़े ये कहते हैं कि इतना बढ़ रहा है कैंसर, आज हर तरह का कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बायलेक्टल कैंसर, न जाने कितने कैंसर जो हमने कभी सुने भी नहीं, हमें सुनकर बड़ा ऑड लगता है। आपने एक ऐसा, मैं कहूंगी एक ऐसी भारतवर्ष में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिस टेक्नोलॉजी का श्रेय डॉक्टर दीपक गोविल को जाता है कि रोबोटिक सर्जरी। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एक जो ऑपरेशन है वो रोबो करता है, और जब रोबो करता है तो आपके लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आप उनके परिवार वालों को कितना कन्विंस करते हैं। जब आप उन्हें ये कहते हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं? नहीं, इनफैक्ट कई बार ये रोबोटिक सर्जरी जो एक सर्जरी है ये मेनली करता तो सर्जन ही है। इट इज़ अ सर्जन कंट्रोल्ड रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली। बट रिश्तेदारों को कई बार ये क्लियरली समझाना पड़ता है बिकॉज वो कहते हैं अगर रोबोट ऑपरेशन करेगा तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए हमें कई बार ये अच्छे से समझाना पड़ता है कि नहीं, इट इज़ अ सर्जरी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सर्जन, डन बाय द रोबोट। हम रोबोट का उसमें एडवांटेज ये लेते हैं कि हम बड़े छोटी सी ओपनिंग से ही बड़े ऑपरेशन कर देते हैं, जिसके लिए कि पहले बहुत बड़े इंसिजन्स लगाने पड़ते थे। और उन्हीं छोटे इंसिजन्स से जो ऑपरेशन करते हैं उसकी जो प्रेसिजन है, उसकी जो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक टेक्निक से उसकी जो डिटेल्स हैं बड़ी मेटिकुलसली हम लोग ये चीज़ें कर पाते हैं। इसकी बहुत उम्दा बात कही है डॉक्टर साहब ने। तो आप भी जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे तो मैंने भी पढ़े और मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो ऑडियंस है उन्हें जरूर बताएं।
रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस मेनली यही हैं कि हम बहुत ही छोटे से इंसिजन से ऑपरेशन कर पाते हैं जी। अंदर हम इतनी अच्छी डेप्थ में हमें, क्योंकि उसमें कैमरा में 3D मैग्निफिकेशन होती है, तो इतनी डिटेल में हम चीज़ें देख पाते हैं कि बहुत ही मेटिकुलसली हर डिटेल को हम लोग ऑपरेशन के दौरान देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लड लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। आजकल हमारे जो टेक्निक्स हैं, एनर्जी टेक्निक्स हैं, वो ऐसे अच्छे हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ब्लड लॉस होता है इन ऑपरेशंस में। तो काफ़ी डिटेल्स हैं जहाँ तक हमारा, जब हम ओपन ऑपरेशन करते हैं उनमें पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी। जो जैसे डेप्थ इन पेल्विस है जहाँ ऑपरेशन करना है, या थोरैक्स है, कई छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ हाथ से पहुँचना या ओपन ऑपरेशन में पहुँचना मुश्किल होता है। वहाँ रोबोट के माध्यम से हम लोग बिल्कुल डेप्थ में जा कर के और बड़ी डिटेल में जा कर के ऑपरेशन कर पाते हैं। बिल्कुल तो ठीक ये एक कहा। बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है। जितना मैं जानती हूँ, मैंने ये पढ़ा कि कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बहुत जल्दी आप बेड से उठ जाते हैं। जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं वो आपको ज्यादा लंबे समय तक आप उस पर बीमार नहीं रह पाते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे फायदे बताए। डॉक्टर साहब, जो कैंसर है, आपने लाइफस्टाइल की बात की है, जंक फूड की बात की है, हम और भी रीजंस जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैंसर अब हिंदुस्तान में, अकेले पंजाब की मैं उज़न पढ़ रही थी तो मालवा रीजन में ही 33,418 पीपल की जो डेथ हुई वो कैंसर की वजह से हुई, यानी सेकंड बिगेस्ट कॉज बन गया इंडिया में। बिल्कुल। तो रीजंस को थोड़ा एलाबोरेटली हम जानना चाहेंगे, आखिरकार वजह क्या बढ़ती जा रही है कैंसर के पीछे? कैंसर का बेसिकली एक तो अब लाइफस्टाइल में जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी लाइफस्टाइल में मैं कहूँगा, जैसे हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक, ज़्यादा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो पुराने समय में काफ़ी कहा जाता था, वो बहुत उनका प्रोटेक्टिव रोल है कैंसर को बचाने में। बट ये है कि अब हमारे जो नॉन वेजिटेरियन और वो सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जंक फूड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फास्ट फूड सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से, प्लस हमारी जो हैबिट्स हैं, लाइक वी आर मोर सिडेंट्री नाउ, तो एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वो सब चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। तो मूवमेंट इतना कम होता है, ओबेसिटी बढ़ रही है, और ये सब चीज़ें जड़ हैं इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान भी इसी वजह से अछूता नहीं रहा है। एक बार फिर से रोबोटिक सर्जरी पर ही हम जाना चाहेंगे। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी और आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या ट्रेनिंग वहां से ली है और यहाँ पर आपको हिंदुस्तान में जो श्रेय मिला है सर्जरी को इंट्रोड्यूस करने का, तो पूरी डिटेलिंग जरूर लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, डेफिनेट। रोबोटिक सर्जरी का मेनली जो यूएस से शुरू हुई है, और इसमें जो मेन रोल पहले जो ज़्यादा यूज़ होती थी वो यूरोलॉजी, प्रोस्टेटिक कैंसर और गायनेकोलॉजी कैंसर्स वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होती थी। बट जो कॉमन इंटेस्टाइनल कैंसर्स वगैरह के लिए ये बहुत ही लिमिटेड यूज़ हुई है। तो अब यहाँ इंडिया में अभी हम लोगों ने जैसे शुरू करी है, लास्ट ईयर से हम लोगों ने यहाँ शुरू करी है, और इसमें इतना एडवांटेज हम लोगों को लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम पेशेंट्स को वो एडवांटेज पास कर सकते हैं, एंड पेशेंट्स आर एबल टू गो वेरी अर्ली बैक टू वर्क, अपना काम जल्दी ज्वाइन कर पाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत कम दिन रुकना पड़ता है, और बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर्स में हमने देखा जब कई केसेस में हमें कोलोस्टमी बनानी पड़ती है, जहाँ की हम उनको नॉर्मल पैसेज नहीं बचा पाते हैं। तो वो भी हम इसके ज़रिए बचा पाते हैं, क्योंकि हमें डिटेल्स में काफ़ी डेप्थ तक हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं, और अब धीरे धीरे अब इंडिया में भी इसकी जो रिकॉग्निशन है वो बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों की बात करते हैं, चलिए उन एनआरआईज की बात करते हैं जो इतना एक्सपेंसिव जो प्रोसीजर है, अगर अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, कि वो हिंदुस्तान खींचे चले जाते हैं और यहाँ जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में आकर डॉक्टर दीपक गोविल जैसे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ एनआरआईज जो आगे आ रहे हैं, हिंदुस्तान वाले हमारे ये सोचते हैं कि बाहर न जाने कितनी हाई टेक्नोलॉजी उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि आप ये भी जो मिथ है इसे भी दूर करें। नहीं, डेफिनेटली अब सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेस्ट में पहले होती थी, यहाँ अवेलेबल ही नहीं थी, अब सब बड़े इजीली अवेलेबल है हमारे पेशेंट्स के लिए।
और कॉस्ट अगर कंपेयर करी जाए अभी भी वेस्टर्न एरिया से यहाँ पर डेफिनेटली कम पड़ती है इन चीज़ों की। हालांकि रोबोटिक सर्जरी में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है बाकी ओपन प्रोसीजर्स के मुकाबले में, बट ओवरऑल वेस्ट के कंपैरिजन में इट इज़ डेफिनेटली लेस। एंड पेशेंट्स को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि वो जल्दी काम पर चले जाते हैं, अपना सर्जरी करा करके वापस अपने, अगर बाहर से आए हैं तो वापस बाहर जल्दी चले जाते हैं, तो वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांटेज रहता है। तो चलिए, अब आप कभी, भगवान ना करे आपको ऐसी बीमारी हो, लेकिन अगर आपको होती है तो आप इसे लेकर डरे नहीं, उसका सही समय पर सही जगह से इलाज जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब, हम अब आपसे बात करना चाहेंगे उन लोगों की। सबसे पहले चलिए, लोगों को विश्वास होता है डॉक्टर पे, डॉक्टर को विश्वास हो गया टेक्नोलॉजी पे, तो आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब सिंक्रोनाइजेशन आप कैसे करेंगे? ह्यूमन माइंड, इमोशंस, डॉक्टर एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आई थिंक ये सब चीज़ें साथ साथ चलनी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अनलेस हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प लें, हम लोग अकेले पहले भी करते ही थे, अभी भी करते हैं ऑपरेशन, पर जब टेक्नोलॉजी हमारे साथ है तो हम पेशेंट्स को और बेहतर इलाज ऑफर कर पाते हैं। पेशेंट्स को बहुत एडवांटेज हम दे पाते हैं कि वो अननेसरी उनका जो ऑफिस से लॉस ऑफ वर्क है दैट इज़ मिनिमाइज, कि ये हफ्ते भर में वो अपना वापस जाके काम पे वापस चले जाते हैं। हॉस्पिटल में रुकना उनको बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए पड़ता है, पेन नहीं सहना पड़ता है ज़्यादा। तो ये सब एडवांटेजेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग पेशेंट्स तक पहुंचा पाते हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हैज़ अ रोल टू प्ले विद द ट्रीटमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स। सुपर्ब आंसर। बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था, डॉक्टर जीज वर्ड, एक डॉक्टर का वर्ड आपका जीवन बचा सकता है, बस ऐसा ही रोल होता है डॉक्टर का। डॉक्टर साहब, बहुत मैं कहूँगी इमोशनल जॉब है आपकी, जहाँ पर आप इमोशनली बॉन्डेज रखते हैं अपने पेशेंट्स के साथ। आपने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, सैकड़ों लोगों को ट्रीट किया है आपने, उनकी जान बख्शी है, तो कोई ऐसा आपका केस स्टडी जो आज भी आपके जहन में हो? नहीं, डेफिनेटली ऐसे तो बहुत केसेस हैं, पर कुछ केसेस होते हैं जो कि, जैसे अब हमने रिसेंटली ही एक ऑपरेट किए थे, यंग पेशेंट थे। आजकल ये कैंसर्स, हम कोलोरेक्टल कैंसर्स काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी देखने लगे हैं, और वो पेशेंट्स क्योंकि जैसे कोलोरेक्टल कैंसर में ब्लड आता है स्टूल में, और वो पाइल्स की वजह से ट्रीट होते जा रहे थे, कहीं बाहर थे और ट्रीटमेंट उनका पाइल्स के हिसाब से चल रहा था, और तकरीबन 6 महीने साल भर हो गया, और वो उसी उसमें ट्रीटमेंट में जब नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ तब वो यहाँ आए, और हमने देखा, और देखते ही हमें डायग्नोसिस किया, सिम्टम्स मिले, और हमने सस्पेक्ट किया, फिर कुछ जांच की तो ये चीज़ कंफर्म हुई कि यही कोलोरेक्टल कैंसर था। फिर उसकी एक्सटेंट देख करके हमने उन्हें ट्रीटमेंट बताया, क्योंकि हमारे यूनिट में पूरा प्लान्ड रहता है कि इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट, हर स्टेज के लिए क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। तो उनको पहले कुछ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे करके फिर हमने रोबोटिक सर्जरी करी, और उसमें हमें कोलोस्टमी भी, उसमें जैसे अदरवाइज नॉर्मल उसमें कोलोस्टमी करनी पड़ती परमानेंट, वो भी अवॉइड कर पाए। तो अब वो पेशेंट जो है, हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद वापस चले गए काम पर अपने, बहुत जल्दी ही रिटर्न टू वर्क। तो वो एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है हमको, ऐसे यंग पेशेंट 35-40 साल के, और पूरी फैमिली उनके पीछे थी, एंड ही इज़ सो हैप्पी दैट वो जब भी आते हैं तो हमें ही इतना अच्छा लगता है। आई थिंक पेशेंट ऑल्सो मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। सो स्वीट। वाकई अगर इस संसार में कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, सीधे सीधे आपको जान देता है, बख्शता है आपकी और आपकी उम्र बढ़ाता है। दोस्तों, डॉक्टर दीपक गोविल जी के साथ हमारी ये बातचीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। कैंसर से संबंधित और भी बहुत सारी क्वेरीज के आंसर लेंगे हम उनसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा सिल्की, शाइनी और स्मूथ रहें। विद प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है सोयाबीन और व्हीट प्रोटीन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, जो बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 टाइम्स सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, सिल्की, शाइनी और स्मूथ बालों का नया राज। मेरा शैम्पू, और आपका? इस ईद ते वेस्टर्न यूनियन ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 10 ਗੁਣਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? सिर दर्द और कब्ज होंगे
3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से मिले रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ MH1 न्यूज पर। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक टू योर मोस्ट अवेटेड, मैं कहूंगी ऐसा टाइम जिसकी आप बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। आज हमारी चर्चा है एक ऐसे विषय के ऊपर जिसे सुनकर हर व्यक्ति डर जाता है कि हमें कैंसर हो गया है। लेकिन याद रखें, कैंसर तो एक खून की गांठ को भी कैंसर कहते हैं और कैंसर जानलेवा भी हो सकता है। आज बात टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में जितनी इस क्षेत्र में तरक्की हुई है उसी की, और हम स्वागत करना चाहेंगे उनका जो कोलोरेक्टल कैंसर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और जो बहुत, मैं कहूंगी, तीव्रता से इस कैंसर के क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। उनके 100 तो नहीं लेकिन 90% जो सक्सेस रेशो है उन्हें कैंसर पेशेंट्स पे मिल रही है ड्यू टू हिज नॉलेज, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो ट्रस्ट है इस प्रोफेशन में और जो बिलीव करते हैं गॉड में। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर दीपक गोविल जी का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोलोरेक्टल की हम फाउंडेशन का जिक्र करना चाहेंगे। अब दर्शक बिल्कुल उत्सुक होंगे ये जानने के लिए यह फाउंडेशन कितना, कैसे, किन के लिए कार्य करता है। बेसिकली कोलोरेक्टल फाउंडेशन एक संस्था है जो हमने बनाई है बेसिकली इस पर्पस से कि हम एजुकेट कर पाएँ, पब्लिक को एजुकेट कर पाएँ, डॉक्टर्स को इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जी। तो बेसिक जो इसका पर्पस है एजुकेशन का, हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में अपने डॉक्टर्स को भी बताना चाहते हैं जो जो नए तकनीक आए हैं, जो जो रिसर्च हो रही है नई डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो इसमें एडवांटेजेस हैं। फिर पेशेंट्स को हम लोग एजुकेट करना चाहेंगे इसके प्रिवेंशन के लिए और इसके अर्ली डिटेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज that is the crux of the treatment in these patients, because colorectal cancer is a disease, as I told you earlier, which can be treated almost completely if detected in time. इफ डिटेक्टेड इन टाइम, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस इफ के ऊपर जगह हम बात करने से पहले सिम्टम्स का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। जो लोग आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स जो आप बता पाएं कि अगर वो उनको दिख रहे हैं तो वो अपना तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं। बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इसमें यही होते हैं, जैसे ब्लड जो स्टूल में आता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको जो पेशेंट के बारे में, पाइल बवासीर मान लेते अक्सर हैं, बवासीर और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पे चलते रहते हैं। जल्द ही अगर उसमें नई इलाज हो रहा है, नई इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो जल्दी ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कराना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको कि काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। और दूसरे और कारण हैं कि काफ़ी वेग से जो सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में। इफ़ इट इज़ लाइक इन द वेस्ट, सिंस ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है, आफ्टर 50 years इट इज़ मैंडेटरी टू गेट ऑल द टेस्ट डन। ओके, ये तो बहुत अच्छी एक वहाँ का कानून है। जबकि इंडिया में अभी इतना कॉमन नहीं है तो इतनी सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं करी हुई हैं। बट ऑब्वियसली वी शुड आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट्स। अब इसमें क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट जिन्हें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बनने की, जिसकी फैमिली में कोई कैंसर हुआ है, कोई भी कैंसर हुआ है, उनको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है ये कैंसर होने, तो एटलीस्ट उन्हें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर थोड़े भी एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं तो उन्हें जा कर के अपनी जांच करानी चाहिए। कोई भी कभी भी ब्लड, जैसे मैंने आता है, कोई भी जनरलाइज वीकनेस है कि बहुत अपना हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, जो कि पता नहीं चलता है कई बार कि ब्लड आ रहा है, बट बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में अगर ब्लड आता है तो वो देखने में नहीं पता चलेगा, पर वो एकदम सडनली प्रेजेंट करेगा कि हीमोग्लोबिन, हम कितनी बार ऑपरेट करते हैं हीमोग्लोबिन की 6 हो गया पेशेंट का, 4 हो गया सडनली, और पेशेंट बेहोश हो गया या वीकनेस हो गई। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो भी, और स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में कि पेशेंट्स की फैमिलीज जो जिनमें किसी को भी कैंसर है या जिसकी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, कुछ डिजीज़ होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ जिसमें कि कैंसर बनने का
पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, पॉलिप्स होते हैं किसी किसी पेशेंट्स में जिनमें कैंसर बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ भी थोड़ा भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा लगता है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और जल्दी ही उसकी प्रॉपर जांच करा लेनी चाहिए। सही कहा। एक यहाँ पर सवाल और आपने कहा कि जो हेरिडिटी है वो भी उनको सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन पहले लाइफस्टाइल का भी जिक्र आया। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही कोलोरेक्टल की कहीं ना कहीं हमें समझ आ रही है, जितना हम समझ पा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सीधे का सीधा कनेक्शन करता है हमारी ईटिंग हैबिट्स से। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे ये पूछना कि क्या ईटिंग हैबिट्स बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं या हेरिडिशियल है ये जो कैंसर है कोलोरेक्टल है? ये देखिए, दोनों ही फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं। हेरिडिटरी तो रोल है ही इसमें, कुछ जो फैमिली में हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जैसा मैंने कहा, बट डाइटरी फैक्टर्स भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे कंट्री में अब जो मैंने पहले भी बताया कि रीज़न बढ़ रहा है कैंसर, वो इसलिए कि डाइटरी हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं। जैसे जंक फूड्स और ये सब जो बढ़ रहे हैं, उससे डेफिनेटली जो इंसिडेंसेस इंक्रीज है। तो इसीलिए हमारी डाइट जो थोड़ी वेस्टर्नाइज हो रही है, तो इंसिडेंस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप भी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, आप सोच से जरूर हो, लेकिन अपनी डाइट को हिंदुस्तान वाली रखें। गो ग्रीन, गो वेज, अच्छा खाएं, बिल्कुल फ्रेश खाएं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। हाल ही में आंकड़ों ने ये हमें बताया कि साउथ अफ्रीका में जो स्टमक कैंसर्स हैं वो सबसे ज्यादा है, और हाल ही में हुए सर्वेक्षण से ये बात सामने आई कि हिंदुस्तान में जो है टबैको का यूसेज सबसे ज्यादा है, और हिंदुस्तान में मरने वाले लोगों की संख्या भी टबैको की यूसेज की वजह से इस कैंसर से ज्यादा है। डॉक्टर साहब, कैंसर्स कितने तरह के होते हैं वो तो हमने बात की है। कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में भी हमने जाना, जो अभी हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को नहीं समझ आती है। फाउंडेशन की एक बार फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे उनके लिए जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं और जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में और जानना चाहते हैं। क्या नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स जो हैं वो इस पर रिलाय करेंगे? डेफिनेटली। देखिए, फाउंडेशन अपनी तरफ से इतना ही जो अपना इनिशिएटिव ले रही है कि बेसिकली लोगों को अवेयर कराएं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, जल्दी उनका टेस्ट कराएं, जल्दी उनका ट्रीटमेंट कराएं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी का, जैसे आपने कहा, डेफिनेटली दीज टेक्नोलॉजीज आर रियली गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग इन फ्यूचर, बिकॉज पेशेंट्स डेफिनेटली कन्वीनियंस, पेशेंट को पूरा तरह से इलाज मिलता है, पेशेंट जल्दी वापस वर्क पे जाता है, पेन कम रहता है। तो ऑल दीज एडवांटेजेस ऑब्वियसली एनी डॉक्टर वुड प्रेफर हिज पेशेंट्स टू हैव। सो स्वीट। वेल, डॉक्टर साहब जो सीनियर कंसल्टेंट है रेप्यूटेड अपोलो हॉस्पिटल में, और यहाँ पर जो है आप GI सर्जरी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए जिन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ये सर्जरी से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ये प्रोसीजर कितना लंबा रहता है? अक्सर हमारी लोगों से मुलाकात होती है, हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, हम रेडियोथेरेपीज ले रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका एक मोराल भी बहुत लो हो जाता है, उन्हें लगता है कि उनका जीवन अब कुछ ही शेष है। क्या मेरा प्रश्न ये है, क्या इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम सिर्फ किसी व्यक्ति के कुछ महीने, कुछ साल बढ़ा सकते हैं, या वाकई उसे सचमुच आप लोग जीवन दान देते हैं? कोई ऐसा केस स्टडी आपके सामने आया हो? नहीं, देखिए, डेफिनेटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ती है वो तो है ही, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम लोगों का काफ़ी स्ट्रेस होता है ऐसी सिचुएशन में। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि काफ़ी पेशेंट्स में जो कोलोस्टमी करते हैं वो नहीं करनी पड़ती है नई टेक्नोलॉजी से, दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। लॉट ऑफ पेशेंट्स डू नॉट वांट सच अ कोलोस्टमी, सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। प्लस हमारे जैसे कैंसर डिपार्टमेंट में वी हैव सोशल वर्कर्स ऑल्सो हु कीप इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स एंड कीप टेलिंग देम। देन एक और इसका बहुत बड़ा माध्यम है कि हमारे जो पुराने पेशेंट्स हैं उनके साथ में हम इंटरेक्ट कराते हैं, जो पेशेंट्स आए हैं उनके एक्सपीरियंसेस से। तो जो नए पेशेंट्स होते हैं दे फील कि अरे ये तो 4 साल पहले ऑपरेट हुए थे एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग, तो दैट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन दीज पेशेंट्स। तो आपका क्लब है डॉक्टर साहब जिसमें आप प्रेसिडेंट हैं, जो कोलोरेक्टल ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन में कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संस्था है? अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अभी रिसेंटली 2-1 साल हुए हैं शुरू हुए, बट क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, और हम लोग जितने भी लोग हैं उसमें सब बड़े पॉजिटिव हैं। आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस, एंड हम लोग कई कैंप्स कर चुके हैं जिनमें कि हम लोगों ने स्पेशली हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा
पर्पज इज टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप्स। जी। तो हम लोग कैंप्स करते हैं, हम लोग जो एजेड पॉपुलेशन है उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, RWAs को इन्वॉल्व करके उनको इन्फॉर्म करके वी गेट एजेड पेशेंट्स, एंड उसमें जिनको भी थोड़े भी सिम्टम्स हैं पेट से रिलेटेड उनके कुछ फ्री टेस्ट वगैरह करते हैं, जिससे कि हम अगर उनमें कोई भी कहीं ऐसे छुपे अर्ली कैंसर के सिम्टम्स हैं तो वो हम डायग्नोज कर पाएँ। अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स आपके लाइफस्टाइल में देखने को मिले हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, आप अपोलो हॉस्पिटल के इस फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बहुत सारे फ्री टेस्ट, बहुत सारी कंसल्टेंसी करते हैं। इनकी जो ये फाउंडेशन है, इनका सपना है कि हिंदुस्तान में जो ये डिजीज है, जो सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है, वो ये ना रहे, आप कैंसर से ना मरें, आपका सही समय पर अच्छा इलाज हो पाए। याद रखिए, डॉक्टर दीपक गोविल एक ऐसा नाम हिंदुस्तान में जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी को भी जो है आज प्रसिद्ध कर दिया है डॉक्टर साहब, और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आपने इतनी देर तक प्रोफेसर एज अ हेड भी काम किया और आप इतना अब फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। कितनी जिम्मेदारी लगती है, आने वाला समय कैसा लगता है, जो आपका सपना है कि हिंदुस्तान को कैंसर फ्री करना है, लोगों को स्वस्थ जीवन देना है, तो क्या सोचते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि हम जितने से जितने लोगों को इन सब नई टेक्नोलॉजीज़ का एडवांटेज दे सकें, एडवांटेज प्रोवाइड कर सकें। जितने भी पेशेंट्स हैं उनको जल्दी डायग्नोस करके और उनको ये एजुकेट करके कि भी वो कोई भी सिम्टम्स हैं तो उनको वो पूरी तरह से डायग्नोस किया जाए, ट्रीट किया जाए। तो उनको ट्रीट करके हमें जो खुशी मिलती है, दैट रियली इज़ द बिगेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज़ द I think biggest reward for any doctor. Yes, very true. Nothing can really replace that, and that is our aim, that we should be happy and we should make our patients happy. In spite of the cancer, they should be coming out smiling out of the treatment. So sweet. उनकी खुशी डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और यही हम कहेंगे कि आपका क्लब माशाअल्लाह ऐसे ही काम करता रहे और हिंदुस्तान को कैंसर फ्री करे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप ऑडियंस से, जिन्हें कैंसर को लेकर बहुत सारी मिथ्स हैं, आपने हालांकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी मिथ्स को, बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है, फिर भी आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कैंसर से डरते हैं, जो सही समय पर अपना इलाज नहीं करवाते, जो बचना चाहते हैं, वो ये कहते हैं हमें कैंसर नहीं है, लेकिन उन्हें एक्चुअली में हो चुका होता है, जानते हुए भी वो बचना चाहते हैं। उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, लगातार बढ़ रहे हिंदुस्तान में कैंसर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो पेशेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी कोई भी अगर सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए जल्द ही जाकर के प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल डायग्नोसिस कराएं। और वो पेशेंट्स जो भी जिन्हें पता चलता है कुछ भी डायग्नोसिस, वो ट्रीटमेंट उसका करा करके they should really improve their lifestyle also. That is also important कि lifestyle में, जैसे अब हम बता रहे हैं कि जो fruits और vegetables और ये सब अपनी exercises, all these things really decrease the incidence of cancer. Yes. So all these things should be followed by everybody, and they are not difficult to follow, and I think this would definitely help us keep the incidence of cancer low. एंड अगर बाय इन चीज़ों के बावजूद किसी को हो भी जाता है तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। आजकल ट्रीटमेंट सबके पॉसिबल हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत मेडिसिन्स हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब अवेलेबल हैं, जिनके की कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और पेशेंट को उनका पूरा ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कैंसर की वजह से पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है काफ़ी केसेस में, और इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें कि आज हिंदुस्तान मेडिको हब बन चुका है। बहुत सारे एनआरआईज आज यहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हिंदुस्तान में जहां बहुत तरक्की हुई है, वहीं तरक्की मेडिकल साइंस ने भी की है, टेक्नोलॉजी ने की है, एडवांसमेंट ने की है। आपको यदि सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कैंसर के, आप अपोलो की इस फाउंडेशन के साथ, जो डॉक्टर दीपक गोविल के निर्देशन में चलाई जा रही है, आप जरूर इसका फायदा उठाएं। आप अपना ट्रीटमेंट सही समय पर करवाएं। आप रोबोटिक सर्जरी का पूरा लाभ लें। आप उनमें डरे नहीं, आप मिथ्स के पीछे ना जाएं, भ्रांतियों को दूर रखें। जैसे जैसे तरक्की हुई है, वैसे वैसे जो है क्योर की भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती गई हैं। आप उन पेशेंट से मिलें जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और आज जो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।